आप सभी का विशाल जीएस मैथ सेंटर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पूछी जाती है उसके 3 पैरामीटर मेन होते हैं। पहला पैरामीटर होता है ग्रामर, उसके बाद होता है आपका वोकैब, और तीसरा आता है एक आरसी। आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर में क्या क्या आता है? ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके बाद वॉइस, टेंस, नरेशन और मिसलेनियस। वोकैब में क्या पूछा जाता है? वोकैब में जैसे ट्रेडिशनल जो पूछा जाता है साइनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे ही जाते हैं। एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस। लेकिन हाल ही में एसएससी ने नया पैटर्न चेंज किया है, वो फॉरेन वर्ड ज्यादातर पूछ रहा है। फॉरेन, वो भी हमारा वोकैब के पैरामीटर के थ्रू अंडर आता है फॉरेन वर्ड। और आता है हमारा पैरोनेम्स, पैरोनेम्स, हेट्रोनेम्स, ये सारे आने लगे हैं आजकल। आरसी में क्या पूछा जाता है? आरसी में आप सभी लोग जानते होंगे, जब पैसेज आता है, इसके बाद क्लोज टेस्ट, फिर आता है हमारा पैराजम्बल्स। ये 3 चीजें आती है, ठीक। तो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इंग्लिश का सिलेबस पूरा करना है तो तीनों पैरामीटर पर आपकी अच्छी सी पकड़ होनी चाहिए, ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर का जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर होता है वर्ब, उसे हम स्टार्ट करते हैं। वर्ब, हम आपके सामने 4 सेंटेंस लिख रहे हैं। ही प्लेज द क्रिकेट, ही डजंट प्ले द क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। एक शट द विंडो, मे गॉड कीप यू हैप्पी, Alas, I am undone। ये 6 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या कोई बता सकता है इसमें से यूनिक चीज क्या है? 6 सेंटेंस में किस वजह से मैंने 6 सेंटेंस लिखे हैं? कोई बता सकता है? देखो इसमें क्या है कि आपका ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन या सब्जेक्ट, ये भी प्रोनाउन और सब्जेक्ट है। यहाँ पे नाउन भी हो सकता है, ही, राम, कुछ भी ले सकते हो आप, ही, राम। तो नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट है। इसमें तो आपका सब्जेक्ट है नहीं, कहीं इसमें भी नहीं है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट है, ठीक। यहाँ पर क्या, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर वर्ब मिल रही है आपको, यहाँ पर वर्ब मिल रही है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब, ये भी वर्ब है आपकी, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है आपकी, और ये वर्ब है। तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि 6 सेंटेंस जो लिखे हुए हैं इसमें एक अकेला वर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है
जो सब में आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि वर्ब के बगैर इंग्लिश ग्रामर में कोई भी सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता। ठीक, तो हम नोट करके लिख सकते हैं यहां पे, नो एनी सेंटेंस is possible without using the verb. No any sentence is possible without using the verb. कहने का मतलब क्या है कि वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। वर्ब के बगैर हम कोई भी सेंटेंस नहीं लिख सकते। एक आप सब लोग छोटे पर एक गेम खेलते होंगे स्टैचू, तो भी आपका एक सेंटेंस होता है। स्टैचू का मतलब क्या होता है? मूर्तिवत बन जाना या बने रहना। देखो एक सिंपल सा सिंगल वर्ड का सेंटेंस है, इसमें भी एक आपकी स्टैचू जो है एक वर्ब होती है। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होता है, इसीलिए हम वर्ब की स्टार्टिंग करते हैं। कहने का मतलब क्या, अगर हम नाउन पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपकी वर्ब आएगी, प्रोनाउन पढ़ेंगे वहां पर भी वर्ब आएगी। तो कोई भी अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो वहां पर वर्ब का काम जरूर आता है। अच्छा, वर्ब की डिफिनीशन क्या होती है? आप सब लोग एकेडमिक्स की क्लासेस में पढ़ते हैं कि डिनोट्स एन एक्शन। आगे में नहीं पता, डिनोट्स एन एक्शन एक होती थी डिफिनीशन कि किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वर्ब इज द वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। क्या डिफिनीशन रियल में बिल्कुल सही है? जैसे यहां पे एक सेंटेंस लिखा, आई एम ए प्लेयर, तो यहां पर कौन सा एक्शन हो रहा है? लेकिन यहां पर एम जो है हमारी वर्ब है। सी इज ए डांसर, यहां पर कौन सा एक्शन हो रहा है? लेकिन इज क्या है? हमारी वर्ब है। आई हैव ए बैट, यहां पर कौन सी वर्ब, यहां पर कौन सा एक्शन हो रहा है? लेकिन हैव जो है हमारी वर्ब है। तो क्या है डिफिनीशन, क्या इसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करती है कि वर्ब इज वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन? देखो हम सब लोग एकेडमिक में ये डिफिनीशन तो जरूर पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी डिफिनीशन आर राइट है। तो इसलिए नई डिफिनीशन हम पढ़ते हैं। वर्ब इज द वर्ड दैट टेल अस, जो हमें बताती है, क्या बताती है? व्हाट, जो समथिंग एंड समबडी, किसी वस्तु किसी व्यक्ति के बारे में तीन चीजें बताती है। पहली चीज वो है क्या, दूसरी चीज वो करती क्या है, तीसरी चीज वो फील क्या करती है। ठीक, तो इज मतलब जो कोई वस्तु या समथिंग या समबडी कोई चीज है क्या। जैसे राम इज ए प्लेयर, तो राम क्या है? प्लेयर है। तो इज हमारा क्या बता रहा है? तो यहां पर देखो क्या बता रहा है, राम ए प्लेयर, तो राम इज बता रहा है कि राम एक प्लेयर है। डज, जैसे राम प्ले द क्रिकेट, राम क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। फीलिंग वर्ब में वो आती है जो हमारी जैसे नेचुरल हमारी हैबिट होती है, ऐसी आते जो हम जो ना चाहते हुए भी करते, जनरली हमारी फीलिंग वर्ब में आती है। जैसे ही ब्रीथ्स, वो सांस लेता है। क्या सांस लेने के लिए आप कोई प्रोसेस करते हैं? क्या आप किसी को मतलब आप ऑर्डर देते हैं अपने बॉडी ऑर्गन्स को कि सांस ले? नहीं, अपने आप होती है। तो हमारी वर्ब क्या आ जाती है? फीलिंग वर्ब में आ जाती है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हुई, वर्ब इज द वर्ड दैट टेल अस, जो हमें बताती है व्हाट, समथिंग एंड समबडी, कोई चीज या कोई व्यक्ति है क्या, करती क्या, फील क्या करती है। ठीक है, इसके बाद वर्ब को हम पढ़ते हैं, दो टॉपिक में पढ़ते हैं, बेसिक एंड एडवांस। बेसिक में आप सब लोग तो पढ़ ही चुके होंगे। एक आती है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। एडवांस हम तीन चीजें पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं जीरन,
इंफिनिटिव, पार्टिसिपल। यहां तक की बात क्लियर है कि हमने बताया कि वर्ब क्या है। वर्ब इज द वर्ड दैट टेल अस, जो हमें बताती व्हाट समथिंग एंड समबडी, एक कोई व्यक्ति या कोई वस्तु है क्या, तो राम इज ए प्लेयर। इस यहाँ पे बता रही कि राम एक प्लेयर है। यहाँ पर क्या डज, कोई व्यक्ति करती क्या है, कोई चीज करता क्या, तो राम प्ले द क्रिकेट। राम क्या प्ले क्या बता रहा है कि राम क्रिकेट खेल रहा है, खेलता है। फील क्या, मतलब ऐसे जो वर्ब होती है जो हमारी नेचुरल हैबिट से रिलेटेड होती है वो हमारी फीलिंग वर्ब में आती है। ही ब्रीथ, वो क्या करता है, सांस लेता है। उसके बाद हमने बताया कि वर्ब को हम दो चैप्टर में पढ़ते हैं, बेसिक एंड एडवांस। बेसिक में क्या, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। एडवांस में जीरन पढ़ते हैं, वो बात का टॉपिक हम बाद में बता देंगे। जीरन, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल। केवल इंट्रोडक्शन के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पार्टिसिपल तीन होते हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। बस आप इतना इंट्रोडक्शन के लिए केवल समझ सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेसिक वर्ब। अब मेन वर्ब की एक फीचर होता है कि इंग्लिश ग्रामर में कोई भी अगर मेन वर्ब है तो उसकी तीन फॉर्म जरूर होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पहली फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। दूसरी को बोलते हैं पास्ट और तीसरी को पास्ट पार्टिसिपल। अगर किसी भी वर्ब की तीन फॉर्म है तो वो मेन फॉर्म होगी, मेन वर्ब होगी। अगर मेन वर्ब है तो उसकी तीन फॉर्म जरूर होंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तीन फॉर्म जरूर होंगी। अगर कोई इंग्लिश ग्रामर की कोई वर्ब ऐसी है जिसकी तीन फॉर्म है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो वो मेन वर्ब होगी। अगर मेन वर्ब है तो उसकी तीन फॉर्म जरूर होगी। अगर किसी भी मेन वर्ब की, अगर कोई भी आपको वर्ब कोई बोल रहा है, कह रहा है इसकी केवल दो फॉर्म ही मतलब पॉसिबल है, तो मेन वर्ब नहीं हो सकती। यदि ऐसा कोई वर्ब है जिसकी दो ही फॉर्म है तो मेन वर्ब नहीं होगी। अगर मेन वर्ब तो उसकी तीन फॉर्म होंगी। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी, यहां से हमारी बेसिक वर्ब की बेसिक स्टार्ट होती है। बिल्कुल, ऑक्सिलरी वर्ब में हम दो प्रकार की वर्ब पढ़ते हैं। एक होती है हमारी पहली होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरीज। और दूसरी होती है हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरी में हम तीन प्रकार की वर्ब पढ़ते हैं। तीन प्रकार की होती है जो आप सभी को पता होगा, बी, हैव, डू। मॉडल में हम दो प्रकार की पढ़ते हैं। एक होती है प्राइमरी मॉडल जो आप सब लोग अभी तक पढ़े ही होंगे। दूसरी होती है सेमी मॉडल, सेमी मॉडल। प्राइमरी मॉडल में कौन कौन सी आती है, विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, आर्ट टू, मस्ट, मे, माइट। यहां तक आप सब लोग तो पढ़ ही चुके होंगे। इसके बाद और भी आती हैं इज, एम, आर, वाज, वर प्लस टू।
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी हमारी मॉडल प्राइमरी मॉडल में आती है। और आती है हैज, हैव, हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी प्राइमरी मॉडल में आती है। और आती है शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, ये सारी चीजें आती है। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्राइमरी मॉडल में, यहां से कहीं से क्वेश्चन नहीं आ रहे, केवल क्वेश्चन यहां से आते हैं। ये जो आपकी लिखी हुई JMR वाज वर्ब प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां से, और हैज हैव हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां से, और यहां से सबसे ज्यादा अभी तक क्वेश्चन पूछे गए। मॉडल इसके बाद सेमी मॉडल में, सेमी मॉडल में हम तीन प्रकार के वर्ब पढ़ते हैं। एक नीड नॉट, नीड, डेयर नॉट और यूज टू। इधर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बी में कौन कौन सी आती है? इज, एम, आर, वाज, वर। हैव में हैज, हैव, हैड। डू में डू, डज, डिड। यहां तक की बात सभी को क्लियर है। एक और होती है बीन भी होती है, वो हमारी पैसिव वॉइस में यूज होती है। बी में तीन प्रकार की होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन। हैव में हैज, हैव, हैड। और डू में डू, डज, डिड। ठीक, हमने शुरुआत स्टार्टिंग में बताया कि मेन वर्ब किसी भी इंग्लिश ग्रामर में अगर कोई मेन वर्ब है तो उसकी तीन फॉर्म जरूर होंगी। अगर कोई किसी भी वर्ब की तीन फॉर्म है तो मेन वर्ब भी होगी। उसके बाद हमने बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब हम पढ़ते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में हम तीन प्रकार की वर्ब पढ़ते हैं, बी, हैव और डू। बी में इज, एम, आर, वाज, वर प्लस बीन होती है। हैव में हैज, हैव, हैड। डू में डू, डज, डिड। इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी में हमने बताया कि दो प्रकार की पढ़ते हैं, प्राइमरी मॉडल और सेमी मॉडल। प्राइमरी मॉडल में कौन कौन सी? विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, आर्ट, टू, मस्ट, मे, माइट। और इज, एम, आर, वाज, वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज, हैव, हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, और शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव। ठीक, और इसके बाद सेमी मॉडल में नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज्ड टू पढ़ते हैं। इसके तो हम डिस्कस करते हैं बी, हैव, डू के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब बी, हैव, डू। बी में बी देखो दो तरह से फंक्शन करती है। पहले फंक्शन एज ए, एमवी का मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब। दूसरी तरह फंक्शंस एज ए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हमने अभी स्टार्टिंग में बात बताई थी कि इंग्लिश ग्रामर में अगर कोई वर्ब है, अगर वो मेन वर्ब है तो उसकी तीन फॉर्म जरूर होंगी। तो अगर ये जो हमारी बी है, अगर ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है तो तीन फॉर्म भी होनी चाहिए। तो तीन फॉर्म कौन कौन सी होगी? सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट में कौन कौन सी आती? इज, एम, आर, वाज, वर, बीन। ठीक, तो इसका यूज कहां होता है? बी का एज ए मेन वर्ब की तरह यूज कहां होता है? देखो, पास्ट, प्रेजेंट प्लस पास्ट, प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस में होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर आपने बता दिया कि इज, एम, आर और वाज, वर का एज ए मेन वर्ब यहां पे मेन वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, प्रेजेंट और पास्ट कंटीन्यूअस में।
ठीक, यहां पर क्या होगा, फंक्शन एज ए मेन वर्ब की तरह। यहां पर क्या होगा, देखो ये सेंटेंस आप सब लोग पढ़ते होंगे, आई एम ए प्लेयर, सी वाज ए स्टूडेंट। तो यहां पर देखो केवल एक वर्ब आ रही है, जब एक वर्ब आती है तो उसे मेन वर्ब भी बोलते हैं। यहां पे बताओ एम और वाज के अलावा कोई और वर्ब है कि नहीं है, कोई और वर्ब है ही नहीं, तो यहां पर एम वाज जो हो गई हमारी मेन वर्ब हो गई। अब यहां पे हम पढ़ते हैं प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस, जो हमारी बी वर्ब होती है, जब हेल्पिंग वर्ब की तरह कहां फंक्शन करती है, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी, ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी, ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक, तो यहां पर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, सर आपने जो बीन बताया था उसका यूज कहां पे होता है। ठीक है, तो देखो एक चीज बताओ, आप इज एम और वाज वर्ब का तो यूज हो ही चुका है। अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो वहां पर हमारा विल शैल अब बी का यूज होता है, तो ये बीन का यूज कहां पे होगा। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, बीन का हमारे जो परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में यूज होता है इसका। ठीक है, तो जब हेल्पिंग की तरह यूज होती है तो इज एम आर प्लस वर्ब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ ही आती है, और जब मेन वर्ब की तरह यूज आती है तो हमारी ये वर्ब जो होती है सिंगल केवल अकेले आती है। अब इसके एग्जांपल, जैसे शी इज प्लेइंग द चेस, वह चेस खेल रही है, तो यहां पर देखो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ इसको हेल्प कौन सी वर्ब कर रही है, इज कर रही है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। एक दूसरा सेंटेंस, आई एम रीडिंग द हिस्ट्री। ठीक, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, तो यहां पर देखो मेन वर्ब कौन सी है, रीडिंग। रीड में आईएनजी फॉर्म आई है, तो इसकी हेल्प कौन कर रही है, एम। तो यहां पर एम कैसी है, एम हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो यहां तक की बात क्लियर है कि बी के बारे में आप सब लोग जान गए अच्छी तरीके से कि कब हमारी मेन वर्ब की तरह यूज होती है, कब हमारी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है। जब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है तो हमारे प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में इसका यूज होता है, वो क्या होता है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ आती है हेल्प करने के लिए। यहां पर देखो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ वाज वर्ब का यूज होता है, जैसे वाज वर्ब का यूज कहां पे होता है, यू आर प्लेइंग द क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहां पर क्या है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसके साथ इसकी हेल्प कौन कर रहा है, वर्क कर रहा है। जैसे आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। ठीक, तो यहां पर गोइंग क्या है, मेन वर्ब है, इसकी हेल्प कौन कर रहा है, वॉज कर रहा है। इसके बाद आती है हमारी अगली ऑक्सिलरी वर्ब हैव। हैव में भी उसी तरह होगा कि एक बार हमारा जब मेन वर्ब की तरह फंक्शन करती है, मेन वर्ब की तरह फंक्शन करती है, एक बार हमारा फंक्शन करती है जब हेल्पिंग वर्ब की तरह। हैव में 3 फॉर्म होती हैं, पहले हैव में 3 फॉर्म होती हैं, हैज, हैव, हैड। ठीक, हमने बताया था कि कोई भी वर्ब जो हमारी मेन वर्ब की तरह फंक्शन करती है, जो हमारी मेन वर्ब की तरह फंक्शन करती है, तो उसकी 3 फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, 3 फॉर्म होनी चाहिए। तो
हैव जो है हमारी मेन वर्ब की तरह फंक्शन करे तो तीन फॉर्म कौन कौन सी होगी, एक चीज बताओ। हैव मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है तो इसकी भी तीन फॉर्म होनी चाहिए। तो कौन कौन सी तीन फॉर्म होनी होती है, एक हैज, हैव, हैड, हैड। ठीक है, तो हैव जब मेन वर्ब की तरह फंक्शन करती है तो इसके अर्थ क्या होते हैं, किसी चीज को अधिकार में लेना, अधिकार में लेना, अधिकार में लेना, ठीक, और इंजॉय करना, फन करना, और किसी चीज को खाना। ठीक, ये सारी चीजें जो होती हैं जब हमारी हैव मेन वर्ब की तरह फंक्शन करते हैं, इसके अर्थ होते हैं किसी चीज को अधिकार में लेना, पोजीशन मतलब शो करना, वही चीज अधिकार में लेना, ठीक, इंजॉय करना, फन करना, ईट करना। ठीक, तो इसकी तीन फॉर्म कौन कौन सी होती, फर्स्ट फॉर्म होती हैज, हैव, सेकेंड हैड, थर्ड हैड। अगर आप पूरे ऑक्सिलरी वर्ब में केवल हैव को ही पढ़े तो आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऑक्सिलरी वर्ब को सारे हो जाएंगे। हैव सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब है आपकी। कोई भी सेंटेंस जनरली जो होते हैं हमारी हैव वर्ब उसमें आप यूज कर सकते हैं, जनरल जो डेली यूज वाले होते हैं। अब हमारी आती है फंक्शन हेल्पिंग वर्ब की तरह। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन कहां पे करती है, इसकी तीन फॉर्म होती है हैज, हैव, हैड। तो हमारे किसमें होती, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक, अब फ्यूचर परफेक्ट में आपको तो दिखाई नहीं देता होगा कि फ्यूचर परफेक्ट में कैसे यूज होता है। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट में हमारा विल और शैल हैव आता है, यहां तक आप दिमाग में अपनी बात रखिएगा। विल, शैल, हैव प्लस और की थर्ड फॉर्म आती है, ये फ्यूचर का हो गया। पास्ट का क्या, प्रेजेंट का होता है हैव, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट का, और पास्ट का होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने कहा कि हैव जो वर्ब होती है उसकी हैव तीन फॉर्म होती है, हैज, हैव, हैड, ये तीन होती है, हैज, हैव, हैड होती है, हैव के थ्रू अंडर में आती है। हमने कहा जब फंक्शन एज ए मेन वर्ब की तरह कर दी तो तीन फॉर्म होनी चाहिए, हमने स्टार्टिंग में बताई थी। इंग्लिश ग्रामर का, अगर इंग्लिश ग्रामर की कोई भी वर्ब है अगर वो मेन वर्ब है तो तीन फॉर्म होनी चाहिए, अगर उसकी तीन फॉर्म है तो मेन वर्ब होती वो। ठीक, अगर ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन करे तो तीन फॉर्म होनी चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, हैज, हैव, सेकंड हैड, थर्ड हैड होती है। जब मेन वर्ब की तरह हैव फंक्शन करती है तो उसके अर्थ देखो क्या क्या होते हैं, एक अधिकार में होना, पोजीशन, एंजॉय, फन, ईट। ठीक, जब फंक्शन हेल्पिंग की तरह करती है तो कहां पर यूज होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट में होती है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट में इसका यूज होता है। ठीक, प्रेजेंट पास्ट में तो डायरेक्ट दिखता है कि हैज, हैव आता है और हैड आता है, लेकिन फ्यूचर में हमारा विल, शैल, हैव के साथ आती है। ठीक, यहां तक की बात क्लियर है। आप सब लोग एक सेंटेंस मुझे ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। जनरली पहले क्या होता था, पहले जो वाइबा होते थे, इंग्लिश का वाइबा होता था, प्रैक्टिकल जो टेस्ट होते थे, उसमें एक जनरल एग्जामिनर का एक क्वेश्चन होता था, मैं एक पेन रखता हूं, मैं एक पेन रखता हूं। जनरली क्वेश्चन वो पूछते थे, अब बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपका हो जाएगा। अब मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है। ठीक, इस वाले सेंटेंस की तो आपको पता होगा, आई हैव ए पेन। ठीक, देखो मेरे पास एक पेन है, मैं एक पेन रखता हूं, दोनों का मीनिंग सेम है, इसका मतलब भी होता है, इसका ट्रांसलेशन भी यही होगा, आई हैव ए पेन। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, रखने के सेंस में हमारा हैव आ रहा है। ठीक है, तो मेन वर्ब यहां पे देखो, आई हैव ए पेन, यहां पे एक ही वर्ब है, जब एक ही वर्ब होती तो मेन वर्ब होती है, तो यहां देखो हैव का अर्थ मेन वर्ब की तरह आ रहा है। ठीक, दूसरा, जैसे आप सब लोग एक जैसे जब किसी से ग्रीटिंग सेंटेंस में बोलते होंगे, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे, तो इसकी मीनिंग बताओ क्या होते हैं, हैव ए नाइस डे की। हैव ए नाइस डे,
इसकी मीनिंग क्या होती है? पहले मुझे बताओ इसमें वर्ब कितनी है? वर्ब एक है, हैव हमारी क्या है? मेन वर्ब है। जब एक ही वर्ब आती है तो इसका मतलब क्या होगा? हैव ए नाइस डे, कि आप अच्छे दिन को एंजॉय करो। हैव का अर्थ यहाँ पे एंजॉय के सेंस में आ रहा है। हमने बताया था अभी कि हैव का यूज किस में आता है? पोजीशन के सेंस में आता है। और एंजॉय, फन, ईट, ठीक, यहाँ पे तो एंजॉय, हैव ए नाइस डे, तो यहाँ पर हैव का अर्थ है एंजॉय ए नाइस डे, एक अच्छे दिन का आप एंजॉय करो। ठीक, तो यहाँ पर हैव हमारी मेन वर्ब की तरह यूज हुई है। जैसे अब हमारा हैव जो होती हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे फंक्शन करते हैं? हमने बताया कि जितने भी परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक, तो हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे पास्ट में आ गया तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर में विल से हैव के साथ थर्ड फॉर्म लेकर आती है। जैसे आई हैव प्लेड द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। यहां पर क्या है? मेन, देखो दो वर्ब है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये वाली हमारी वर्ब हो गई मेन वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक, यहां पे जैसे आई हैड प्लेड द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था। यहां पर क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। तीसरा आई शैल हैव प्लेड द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हैव हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुई है। यहाँ पे शैल हैव जो पूरी है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुई है। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे परफेक्ट जो सेंटेंस होते हैं वहां पर हेल्पिंग वर्ब हैव कैसे एज ए हेल्पिंग की तरह यूज होती है। ठीक, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो हम बताने जा रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, I have eaten the lunch. I have eaten the lunch. I have taken the lunch. I have had the lunch. ठीक, ये तीन सेंटेंस है, तीनों सेंटेंस की मीनिंग एक जैसे, लेकिन सबसे एप्रोप्रिएट सेंटेंस कौन सा है आपका? ठीक, आई हैव ईटन द लंच, मैं अपना लंच खा चुका हूं, मैं अपना लंच ले चुका हूं, मैं अपना लंच ले चुका हूं। तीनों के मतलब एक ही जैसे, एक सेम मीनिंग है, लेकिन एप्रोप्रिएट सेंटेंस कौन सा है आपका? ठीक, जैसे आप जब छोटे थे, ठीक, जैसे एकेडमिक्स में 6, 7, 8 में थी, तो आई हैव ईटन द जनरली पढ़ाया जाता था। ठीक, फिर उसके बाद थोड़ा जब आप फर्स्ट ईयर इंटर में आए तो आई हैव टेकन का यूज पढ़ाया जाने लगा। लेकिन आजकल जो हमारी जो राइटिंग स्किल में होती है इंग्लिश, जो आपको अगर अपनी इंग्लिश की स्किल को शो करना है तो आपको ईट और टेक की जगह पे हैड लगाना होगा, क्योंकि हमने अभी बताया था कि हैव का मीनिंग भी होता है, ईट का सेंस से होता है। तो यहाँ पे एक चीज बताओ, जैसे यहां पर मेन और मान लो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, एक मिनट, ये वाला सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, तो यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो इसमें जो है हैव वाला सेंटेंस, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये जो मेन वर्ब हैव होती है उसकी एक थर्ड फॉर्म है, हैव की थर्ड फॉर्म है। यहां तक की बात क्लियर हुई? यहां तक की बात क्लियर हुई कि आई हैव हैड द लंच में हैड जो है, हैव जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जो हैड है वो मेन वर्ब की, मेन वर्ब जो हैव होती है उसकी थर्ड फॉर्म है, उसका सेंस ईट की जगह पे किया गया है।
ठीक, एक सेंटेंस के बाद है, जनरली आपको कंफ्यूज करता है, जैसे आई हैड हैड द लंच। क्या सेंटेंस सही है? आई हैड द लंच, आई हैड द लंच, क्या सेंटेंस सही है? देखो यहां पर इस सेंटेंस, देखो पहले देखो यहां पर हैव का हैड जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यहां हैड जो है ये मेन वर्ब की तरह आई है, लेकिन कैसे मेन वर्ब की तरह आई? जो हैव की थर्ड फॉर्म होती है, हैव की थर्ड फॉर्म है। ये सेंटेंस किस कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। मैं अपना लंच खा चुका था, मैं अपना लंच ले चुका था, ठीक। तो आई हैड द लंच, ठीक। जनरली आपके एग्जाम में सेंटेंस पूछ लिया जाता है और ऐसे आपको एरर करने पूछ ली जाती है, किस पार्ट में एरर है, तो आप सब जनरली बी वाले पार्ट में टिक करके आ जाते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में नो एरर है, ठीक, क्योंकि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, क्योंकि हैड जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो हैव आती है उसकी ये थर्ड फॉर्म है, तो ये वाली हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। यहां तक की बात सभी को क्लियर है? इसके बाद हमारी लास्ट वाली जो ऑक्सिलरी वर्ब आती है बी हो चुकी, इसके बाद आती है डू। डू में भी वही एज ए मेन वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब। जब मेन वर्ब की तरह आती है तो इसकी तीन फॉर्म होनी चाहिए, वही पुरानी सिंपल सी बात। तीन फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? और डू में हम पढ़ते कौन कौन सी? डू, डज, डिड। जब मेन वर्ब होगी तो उसकी तीन फॉर्म होनी चाहिए, तीन फॉर्म होनी चाहिए। तीन फॉर्म कौन कौन सी? पहली डू डज, दूसरी डिड, तीसरी डन। इसका अर्थ क्या होता है? करना। जब हेल्पिंग की तरह यूज होती है तो डू, डज, डिड, ठीक है। मेन वर्ब की तरह तो करना के सेंस में, जैसे आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, तुम क्या करते हो? मैं क्या करता हूं? मैं अपना काम करता हूं, ठीक। आई डू माई वर्क, इस केवल सिंगल वर्ब है तो हमारी मेन वर्ब हो गई। आई डिड माई वर्क, मैंने क्या किया? मैंने अपना काम किया, तो डिड क्या हुआ? ये हमारी मेन वर्ब है। यहां तक की बात क्लियर हो गई, ठीक। जैसे आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं, तो हैव तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक। जो डन है ये मेन वर्ब हो गई। यहां तक की बात क्लियर हो गई कि डू कैसे हमारी मेन वर्ब की तरह फंक्शन करती है, ठीक। इसके बाद आती है हमारी कि डू हमारी हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे फंक्शन करती हैं। डू, डस, डिड तीन प्रकार की होती। जनरली इनका यूज कहां होता है? जनरली ये हमारा पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट निगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज होता है, निगेटिव और इंटरोगेटिव में, ठीक। जनरली लिखा है, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस डिड प्लस नॉट
प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहां पर एक सेंटेंस लिखते हैं, आई डू नॉट प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। ठीक, तो यहां पर प्ले क्या है, मेन वर्ब है। प्ले क्या है, मेन वर्ब है। तो यहां पर डू क्या है, एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह हमारी यूज हुई है। इसके बाद ही डिड नॉट प्ले द क्रिकेट। ठीक, तो यहां पर क्या है, प्ले हमारी मेन वर्ब है, तो डिड क्या है, एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुई है। ठीक, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो यहां पर क्या है, प्ले मेन वर्ब, डज हेल्पिंग वर्ब, डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट खेला, तो यहां पर प्ले मेन वर्ब, डिड हेल्पिंग वर्ब। यहां तक की बात क्लियर सभी को कि डू का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह कहां कहां पर होता है, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव होते हैं जनरली उसमें होता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड जब हो जाएगा तो पास्ट होगा, ये तो बेसिक चीज है, और ये हमारा प्रेजेंट है। ठीक, आई डू नॉट प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। प्ले क्या है, मेन वर्ब है, तो डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ही डिड नॉट प्ले द क्रिकेट, ही डिड नॉट प्ले द क्रिकेट, तो प्ले क्या है, मेन वर्ब, तो डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। डज ही प्ले द क्रिकेट, डज ही प्ले द क्रिकेट। ठीक, तो यहां पर क्या है, प्ले मेन वर्ब है, तो डज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। यहाँ पे प्ले मेन वर्ब है, तो डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। यहां तक की बात क्लियर है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि हमने लास्ट में जनरली ब्रैकेट में क्यों लिखा है, कि हमारे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में जनरली यूज होता है, तो हमने लास्ट में यहाँ पे जनरली लिखा था। तो इसके पीछे क्या सेंस है कि जनरली तो होता है, लेकिन कभी कभार हमारे पास्टिव सेंटेंस में भी होता है, कभी कभार हमारे पास्टिव सेंटेंस में भी होता है। डू डज डिड का, डू डज डिड का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब। ठीक, सम टाइम, कभी कभी, इन पास्टिव, इन अफर्मेटिव सेंटेंस, इन पास्टिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कहां पर यूज होता है, कोई बता सकता मुझे? जैसे जनरली क्या होता है कि आप कब कोई काम करते हो, जैसे आप पढ़ रहे होते हो, कोई घर का बड़ा पूछता है क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो आप क्या बोलते हैं, हाँ पढ़ते तो हैं। ठीक, तो वहां पर हमारा डू डज डिड का यूज पास्ट सेंटेंस में किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। जैसे टू एम्फेसाइज ऑन द एक्शन, जब एक्शन या वर्ब पर हमारा जोर डालने के लिए हमारा किया जाता है। जैसे आप पढ़ते हो, किसी ने पूछा क्या तुम क्या पढ़ते हो, तो आप क्या कहते हो, हम पढ़ते तो हैं। ठीक, और क्या करते हैं, जैसे ही डज प्ले द क्रिकेट, ही डज प्ले द क्रिकेट नहीं, ही डज रीड द हिस्ट्री। ठीक, वह इतिहास पढ़ता तो है, वह इतिहास पढ़ता तो है। आई डू प्ले द चेस, मैं क्रिकेट खेलता तो हूं, मैं चेस खेलता तो हूं।
इसी तरह हमारे पास्ट में यूज होता है, आई डिड प्ले द क्रिकेट, आई डिड प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता तो था, खेलता तो था। तो यहां तक की बात आप सभी को क्लियर हो गई कि डू डस डिड का यूज हमारे हेल्पिंग की तरह होता है, तो कहां पे होता है, मेनो की तरह कहां पे होता है, जब मेनो की तरह यूज होता है तो वहां पर अर्थ क्या होता है, इससे करने के सेंस में होता है। वहां पे हमने बताई 3 फॉर्म होती है, डू डस डिड डन। यहाँ पे जब हेल्पिंग की तरह यूज होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि जनरली हमारा पास्ट सेंटेंस के जो निगेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट के जो निगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस होते हैं वहां पे होता है, लेकिन सम टाइम हमारे क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास्ट सेंटेंस में होता है, कहां पर होता है, टू एम्फेसाइज ऑन द एक्शन। जब एक्शन आपके द्वारा ही काम पर किसी को शक होता है तो आपको उस एक्शन पर आपको विश्वास दिलाने के लिए आप जब एम्फेसाइज करते हो तो वहां पर हमारा डू डज डिड का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट की पास्ट सेंटेंस में होता है। जैसे तुम इतिहास नहीं पढ़ते हो, आप सामने पढ़ रहे होते तो जब कोई पूछे, जैसे इतिहास पढ़ रहे हो आप, किसी ने पूछा कि तुम इतिहास नहीं पढ़ रहे हो, तो आप क्या कहते हो कि हम इतिहास तो पढ़ते हैं और क्या कर रहे हैं, इतिहास तो पढ़ रहे हैं इस समय। तो वह इतिहास पढ़ता तो है, मैं चेस खेलता तो हूं, मैं क्रिकेट खेलता तो था। ठीक, तो यहां तक की हमारी हो गई ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी मॉडल, उसके बाद सेमी मॉडल, उसके बाद हमारे जो मतलब रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव, माइट हैव, इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।